बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेसेस, जो कि की टॉपिक है लीनियर अलजबरा का, और इसके साथ साथ फंक्शनल एनालिसिस में इसे भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर स्पेस जो है इसको लीनियर स्पेस भी कहा जाता है। 1888 में एक इटालियन मैथमेटिशियन था पियानो, जिसने कॉन्सेप्ट्स दिया था इस मॉडर्न वेक्टर स्पेसेस का। ठीक है, उसके बाद 1897 में जो है उसने एक मैथमेटिशियन था सल्वाटोर, उसने पियानो के जो काम था उसको एक्सटेंड किया इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस पे। अब उसके बाद जो तीसरा बंदा था जिसने इस पे काम किया वो था हेनरी लीबेग। ठीक है, हेनरी लीबेग, उसने इस पे काफ़ी सारा काम किया, और अराउंड 1920 हिल्बर्ट और बानाक ने जो है फिर इस पे फाइनली काम किया और उन्होंने इंटीग्रेट किया अलजबरा और फंक्शनल एनालिसिस को। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैंने चाहा कि आपको बता दी जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है कि एफ आपके पास एक फील्ड है और वी एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और वो ऐसे वेक्टर्स हैं जिन पे ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिफाइंड है। अब फर्दर आगे जाने से पहले ये मुनासिब होगा कि हम फील्ड की डेफिनेशन को डिस्कस कर लें कि फील्ड क्या होती है। फील्ड जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, पहली बात, इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली ये है कि ये जो इसको अगर हम इस सेट को एफ, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये अबिलियन होना चाहिए। ठीक है, और अगर इस एफ में से ज़ीरो को निकाल दिया जाए यानी कि नॉन ज़ीरो एफ, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो है वो तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो मेन ये दो चीज़ें हैं कि एफ को जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़ाहिर हमें पता है उसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो होगा तो ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता, तो इस तरह वो अबिलियन नहीं बन सकता। इसलिए हमने कहा कि ये जो नॉन ज़ीरो एफ है, एफ से मुराद वो कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन है, और इसी तरह अगर उसमें से ज़ीरो को निकाल दिया जाए तब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन बन जाए, तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो फील्ड है। अब यहाँ पे एफ फील्ड है, वी एक जो है ना वो एलिमेंट्स का एक सेट कहते हैं। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इसमें एक्चुअल बात ये है कि एफ जो है इसमें होंगे सारे स्केलर्स और वी में होंगे सारे वेक्टर्स। ठीक है, अब इनके ऊपर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं स्केलर, और वो कौन से ऑपरेशन लगाने हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आना है वेक्टर्स में। वो आना है किसमें, वेक्टर्स में। तो वेक्टर स्पेस बेसिकली जो है एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो है ये कुछ एक्सियम है, अगर ये सेटिस्फाई करता है और इनके आंसर वेक्टर्स आ जाते हैं तो उस नॉन एम्प्टी सेट को हम जो है वेक्टर स्पेस कहेंगे। यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो कुछ एक्सियम्स जो गिवन है उनको सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहली बात है कि वी को जो अबिलियन होना चाहिए अंडर एडिशन। ठीक है, वी को क्या होना चाहिए, अंडर एडिशन अबिलियन होना चाहिए। अब अबिलियन में 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, तीसरी बात है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, चौथी बात इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए हर एलिमेंट का, पांचवी बात कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होना चाहिए। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसे हम अबिलियन ग्रुप, अबिलियन का नाम देते हैं। ठीक है, अब पहली तो बात है अंडर एडिशन वेक्टर्स भी इसके लिए ज़रूरी है कि वो अंडर एडिशन अबिलियन हो। अगली बात, अल्फ़ा इंटू वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा वी प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू। अब ये अल्फ़ा जो है ये आया आपका एफ से यानी कि फील्ड से, वी और डब्ल्यू ये जो दोनों आए हैं किससे आए हैं, ये आपके आए हैं वी से। ठीक है, वेक्टर स्पेसेस से। तो इनकी एक किस्म किसको कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, या स्केलर मल्टीपल कहते हैं कि एक स्केलर को वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो फिर यानी कि पहले वेक्टर्स को ऐड करके स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए,
और फिर उनको सेपरेट सेपरेट स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, आंसर सेम आना चाहिए। तो ये उसकी दूसरी कंडीशन है। थर्ड भी इसी तरह है कि दो स्केलर्स ले लें और एक वेक्टर, तो दो स्केलर्स को ऐड करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या फिर हर स्केलर को सेपरेटली आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, आंसर सेम आना चाहिए। अल्फा इंटू बी वी, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह सिर्फ जो है ना तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है कि पहले वी को बी से मल्टीप्लाई किया जाए फिर ए से, और यहाँ पे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके वी से, आंसर सेम आना चाहिए। फिफ्थ वन, वन वी इज इक्वल टू वी वेयर वन इज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो टोटल 10 कंडीशन है हमारे पास। पहले 5 कंडीशन है बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन की, और ये 5 हैं अप्रॉक्सीमेट, इन्हें आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना समझिएगा जो स्केलर प्रोडक्ट हम वेक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे बताया भी गया है कि ये जो एक्सप्रेशन अल्फा वी है, जहाँ पे अल्फा हमने एफ से लिया और वी हमने इस सेट ऑफ वेक्टर से लिया है, ये वी भी वेक्टर है, तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, किसकी, वी की बाय अल्फा। तो एलिमेंट्स ऑफ एफ जो है वो स्केलर्स होते हैं और वी के एलिमेंट वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर स्पेस को लिखा कैसे जाता है, वी ऑफ एफ, वी ऑफ एफ, यहाँ पे वी जो है ये वेक्टर्स को डिनोट कर रहा है, और एफ जो है ये स्केलर को, या फिर इस तरह कह दें कि एफ आपके पास होगी फील्ड, ठीक है, और वी वो नॉन एम्प्टी सेट है जिसे हम वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाह रहे हैं। इफ द, अच्छा वो कहता है कि वी ऑफ एफ की जगह अगर आपको फील्ड का क्लियरली पता है तो आप खाली वी भी लिख सकते हैं। चलें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर फीओ इज अ फंक्शन। अब वो कहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या। बेसिकली वो कहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होती है, स्केलर और वेक्टर दोनों होते हैं, और उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। रेंज क्या है, वेक्टर। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे वेक्टर दे रही है, सिंपल सी बात है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमें वेक्टर दे रही है। कैसे कि अल्फा हमने लिया एफ से जो कि स्केलर है, वी हमने लिया वेक्टर से जो कि वेक्टर्स है, वी वेक्टर स्पेस वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। तो जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो चीज़ बनी अल्फा वी, ये क्या है, ये भी वेक्टर्स सेट ऑफ वेक्टर्स को ही बिलोंग करेगा। क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक वेक्टर होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसने कहा हमें क्या देती है, वेक्टर्स देती है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वेक्टर स्पेस की वो जीरो वेक्टर, ठीक है, और इसको बोल्ड फेस लेटर जीरो से लिखें या इसके ऊपर एरो डाल दें। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी जो एफ की है वो क्या होगी, जीरो स्केलर होगी, और उसको एक आम जीरो से डिनोट किया जाएगा। अ वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड अ रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। अब देखें, अगर फील्ड आपने ली है रियल, फील्ड आपने क्या ली, रियल, तो फिर वो रियल वेक्टर स्पेस होगी, और अगर फील्ड आपने ली है कॉम्प्लेक्स तो वो फिर क्या होगी, जाहिर सी बात है उसको हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स हैं कुछ, हम देखते हैं वेक्टर स्पेसेस की। पहली एग्जांपल आर क्यूब की हम देखते हैं। आर क्यूब आपको पता है 3 डायमेंशनल है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स वाई जी की फॉर्म में लिए जाते हैं। अगर आर स्क्वायर होता तो फिर हम एलिमेंट्स को एक्स वाई की फॉर्म में लेते, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि ये वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय। अब ये यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर आप यू और यू प्राइम इनको आप ऐड करते हैं तो फिर से जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या बनता है, वेक्टर्स बन जाते हैं। इसी तरह अगर यू आपका फील्ड से है और ये यू प्राइम जो है आपके उस सेट ऑफ वेक्टर से है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा यू ये भी किससे आएगा, उसी वेक्टर स्पेस से आएगा। अल्फ़ा जो है ना ये आर, आर क्या है यहाँ पे, आर खाली जो है ये फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है, और सेट ऑफ वेक्टर्स हमने क्या लिया हुआ है, वो आर स्क्वायर है। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को जाहिर सी बात है 3 डायमेंशन है तो एक्स आई वाई जे जी के लिखेंगे। अगर 2 डायमेंशन होता तो एक्स आई प्लस वाई जे लेते फॉर आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ना ये स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं आर क्यूब के लिए, ये से आगे चल के अभी हम बेसिस डिस्कस करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस भी हैं और ये हमारे होते हैं वेक्टर्स आई और जे और के को भी डिनोट कर रहे होते हैं। ये इस तरह जो हम वेक्टर्स बनाते हैं, फर्ज करो इसको हम आई का नाम देते हैं, इसको जे का नाम और इसको के का नाम। अब अगर ये वाली डायरेक्शन देखी जाए तो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जी एक्सेस है। तो एक्सेस के अगेंस्ट जो है
ये सिर्फ 1 होगा, बाकी दोनों क्या होंगे 0 0 होंगे। y के अगेंस्ट जो है ये क्या होगा 0 1 0 और z के अगेंस्ट होगा 0 0 1, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन एक ही है z डायरेक्शन, बाकी दोनों डायरेक्शन यहाँ पे 0 हैं, ये x डायरेक्शन है, बाकी दोनों 0 हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेस बताई गई है। Physical quantities such as force, velocity, momentum, having both magnitude and direction represented by this, ऐसे these quantities are also vector। तो ये हमें पता है force, velocity और momentum ये सारे क्या हैं vectors हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब दूसरी एग्जांपल बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि जो फील्ड है ना, फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। यानी कि अभी तक हमने ये दो चीजें पढ़ी कि जब हमने वेक्टर स्पेस को डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स का और एक फील्ड का, ठीक है, दो चीजें जरूरत है वेक्टर स्पेस के लिए। तो अगर हमारे पास एफ हो, फील्ड को ही हम अगर चेक करें क्या फील्ड जो है वो वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, तो आंसर इज यस। फील्ड जो है चूंकि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन होता है, हमने स्टार्ट में पढ़ा, और वो उसका नॉन जीरो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन होता है। तो पहली कंडीशन जो वेक्टर स्पेसेस की है, पहली कंडीशन ये है कि वी इज अबिलियन अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन। वी से मुराद वो वेक्टर स्पेसेस, चूंकि हम यहाँ पे एफ ले रहे हैं तो एफ फील्ड है, तो वो पहले से ही दूसरी बात हम इसमें देखते हैं कि क्या ये फील्ड जो है ये एक्सियम सेटिस्फाई करता है, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये होल्ड करता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, और आइडेंटिटी भी फील्ड के अंदर, चूँकि फील्ड जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन होता है, तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास फील्ड की एग्जांपल होती हैं जेड क्यू आर सी, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर भी फील्ड है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी फील्ड है, सेट ऑफ रियल नंबर भी फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड होते हैं। तो ये सारे जो है ये वेक्टर स्पेसेस भी हैं सिवाय इसके, ठीक है। यहाँ पे z जो है ये सॉरी ये फील्ड भी नहीं है बाय मिस्टेक। अच्छा, क्यों नहीं है फील्ड, चलो इसको ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि z फील्ड क्यों नहीं है, नॉट अ फील्ड, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन इनवर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते, इसलिए ये फील्ड नहीं है। क्यू आर सी जो है ये क्या है, फील्ड्स हैं, और तीनों क्या है वेक्टर स्पेसेस भी हैं। चलें, ये यहाँ पे आ भी गया, ये सारी क्या है वेक्टर स्पेसेस हैं, यानी कि आर आर आप लिखते हैं, सी सी लिखते हैं, क्यू क्यू लिखते हैं, ठीक है, ये सारी क्या है आपके पास वेक्टर स्पेसेस। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स हो, वो ऐसे लिखा हो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और ए बी कहाँ से आपने लिए, रैशनल नंबर से, तो ये भी क्या है आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। कैसे वेक्टर स्पेस है, प्रूव यहाँ पे दिया गया है, आपने इसे देख लेना। अब आर एन को जो है एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। उसके बाद एग्जांपल है 5 हमारे पास मैट्रिसेस की, ठीक है। कौन से मैट्रिसेस, एक तो उनका ऑर्डर जो है m क्रॉस n होना चाहिए, एंट्रीज उनकी कहाँ होनी चाहिए, फील्ड ऑफ रियल नंबर से, ठीक है, तो ये n जो है ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगी R पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल 6 है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है डिग्री n का, ठीक है, तो वो भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, ये आपके सामने दिया गया है। उसके बाद बहुत सारी जगह पे जिस तरह सेट का सबसेट पढ़ते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस की हमने सब स्पेस पढ़ी थी, बेस हमने पढ़ी, फिर हमने उसकी सब बेस पढ़ी, तो अब इसी तरह वेक्टर स्पेस की भी एक सब स्पेस होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर स्पेस की सब स्पेस क्या होती है। एक्चुअली तो जब भी आपसे कोई सब स्पेस का कॉन्सेप्ट पूछा जाए ना, तो वो यही होता है। अच्छा, इसमें आप सब ग्रुप को भी ऐड कर लेना, ग्रुप का एक सब ग्रुप भी होता है, ठीक है, ग्रुप का सब ग्रुप भी होता है। अब इसमें जो हमने चीज़ें देखनी होती हैं, पहली बात जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका W जो है कोई भी सबसेट है किसका, V का, अगर ये W भी वेक्टर स्पेसेस के सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जिनको V कर रहा है, जिनको V कर रहा है, अगर W भी उनको सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सब स्पेस होती है। अब चूंकि लंबे चौड़े एक्सियम्स हैं,
यानी कि 5 और 5 10 एक्सियम्स हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्टकट देखेंगे कि वो कौन से नेसेसरी हैं जिनको हम चेक करते हुए सब स्पेस को चेक करते हैं कि आया कि ये सब स्पेस है या नहीं है। तो उस पे जाने से पहले चूंकि हमारे पास एग्जांपल्स हैं सब स्पेसेस की, तो उनको देख लेते हैं। ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, ये जो है सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी की। तो दो जो हैं आपने याद रखना है, दो ट्रिवियल सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस वी की, ठीक है। कौन कौन सी? एक वेक्टर स्पेस वी है और दूसरा क्या है? ज़ीरो वेक्टर्स हैं। तो ये किसी की कोई और सब स्पेस हो या ना हो, ये दोनों क्या होती हैं? सब स्पेसेस होती हैं। पहली बात हो गई। उसके बाद जो है वेक्टर स्पेस खुद अपनी सब स्पेस होता है, ये भी ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं आर क्यूब के अंदर जो एक्स वाई ज़ीरो फॉर्म में हो, तो वो सब स्पेसेस होती हैं आर क्यूब की, ठीक है। चौथी बात, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, ठीक है, यानी कि डिग्री 0 पॉलिनोमियल के साथ उनकी डिग्री n हो तो वो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स की। और इस तरह सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं आर के ऊपर, वो सब स्पेसेस होती हैं ऑल फंक्शन जो कि आर के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं। अब यहाँ पे कोई रिमार्क है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। To determine whether a subset W of a vector space V is a subspace, it is not necessary to check all 8 vector spaces axioms for W. Many are inherited from V. The following theorems provide a simpler test. तो अब सबस्पेस टेस्ट के लिए ये तीन चीज़ें जो है वो कह रहा है कि आप ये तीन एक्सियम्स को चेक कर लें। तो अगर ये सेटिस्फाई करती है कोई सबसेट W, तो वो क्या होगी? सबस्पेस होगी। अब उसमें जो है पहला क्या है कि ज़ीरो बिलोंग करनी चाहिए W को। ज़ीरो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, ये ज़ीरो वेक्टर है, याद रखिएगा, बोल्ड में लिखा है ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगली बात, W जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन का क्या मतलब है कि दो अगर एलिमेंट्स आप W के लेते हैं, उनका सम भी W के अंदर ही होना चाहिए। और इस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर आप लेते हैं, अल्फ़ा कोई फील्ड से लेते हैं, U आप W से ले लेते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो भी W के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो एक टेस्ट था सब स्पेस टेस्ट का। अच्छा, एक क्रॉलरी है बड़ी मज़ेदार, और ये बिल्कुल वन लाइनर टेस्ट है। किसके लिए? सब स्पेस को जानने के लिए। अब सब स्पेस को चूँकि हम देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई भी सबसेट जो है वो सब स्पेस है या नहीं है, तो बड़ी आसान सी बात है, आप सिर्फ ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर लें, सिर्फ यही, अल्फ़ा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू V, वेयर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड UV बिलोंग्स टू W, ठीक है। दो वेक्टर लें W से, दो स्केलर लें आप फील्ड से, और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। उनका जो भी आंसर है अगर वो W में से आ रहा है, यानी कि अल्फ़ा U प्लस बीटा V अगर वो क्लोज्ड है W में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि वो W जो है वो सबस्पेस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट द सेट W ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन AX इज इक्वल टू 0। ये जो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से लिखी गई है। A कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होता है, X एक कॉलम वेक्टर होता है, और ये अगर 0 के इक्वल है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स का, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह 4x प्लस 2y प्लस 3z फर्ज करें इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होती हैं? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो वो कहता है कि ये जो सेट W ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, देखें इसकी बात नहीं हो रही, इसके सॉल्यूशंस की बात हो रही है कि यहाँ पे A हमारे पास क्या है? M क्रॉस N का एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, और X क्या है? एक N क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये इस तरह कॉलम वेक्टर होता है, ठीक है, इज अ सब स्पेस ऑफ Rn। तो ये जो सोल्यूशन है ना सेट W ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ये सब स्पेस है किसकी? Rn की, ओके। अच्छा, ये यहाँ पे किया भी गया है, कंडीशन भी सारी सेटिस्फाई की गई। उसके बाद है लेट U एंड W बी सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F, देन U इंटरसेक्शन W इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ
वी। अब यहाँ पे यू और वी सब स्पेसेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा। ये तो दो की बात की है। अगर किसी भी वेक्टर स्पेस वी की बहुत सारी सब स्पेसेस हैं और उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी क्या होगा, आपके पास सब स्पेस होगी वी की। उसके बाद हमारे पास है सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, u और w अगर कोई टू सब स्पेसेस हैं किसकी वेक्टर स्पेस v की, तो u प्लस w यानी कि इनका सम जो है वो क्या होगा कि हम जो है दोनों के वो एलिमेंट्स लेके उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो दोनों चूंकि सब स्पेसेस हैं तो इनका सम जो है वो भी सब स्पेस होगी किसकी, v की। ठीक है, दोनों सब स्पेसेस हैं, इनका सम भी क्या होगा, वो सब स्पेस होगी v की। अच्छा, और उसके बाद एक और भी है कि वो कहता है कि u प्लस डब्ल्यू इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग बोथ u एंड w। ठीक है, ये प्रूफ दिया गया है। उसके बाद है कि अगर आपके पास u v दो सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस v की और उनका इंटरसेक्शन जो है वो ज़ीरो है वेक्टर्स, और उनका सम जो है उसको हम फिर क्या कहते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w। ठीक है, डायरेक्ट सम की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, इसको डिनोट ऐसे प्लस के ऊपर सर्कल डाल के किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए कि अगर आपका u और v जो है उनका इंटरसेक्शन ज़ीरो वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन है। वो कहता है कि एक वेक्टर स्पेस v को दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम कब कहा जाता है, कि जब उन दोनों को सम करें तो ओरिजिनल वेक्टर v आ जाए और या वेक्टर स्पेस v आ जाए और उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो, ज़ीरो के इक्वल हो। अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड स्पैनिंग सेट्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। लीनियर कॉम्बिनेशंस को हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट होना इंतहाई ज़रूरी है। अब v को वेक्टर स्पेस है फील्ड f पे, v1 v2 vm बिलोंग्स टू, ये सारे वेक्टर्स हैं, एनी वेक्टर इन v ऑफ द फॉर्म अल्फा v1 अल्फा v2 अप टू सो ऑन अल्फा m vm वेयर ai belongs to f is called a linear combination over f of v1 v2 vm। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, अपना जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास अल्फ़ा एफ को बिलोंग कर रहा है यानी कि फील्ड से है, वी हमारा सेट ऑफ वेक्टर से है, तो अल्फ़ा वी जो है ये किस में कंटेन करेगा, हमारे पास वी के अंदर। ठीक है, अब ये तो बात थी एक स्केलर और एक वेक्टर्स की। इसी तरह अगर बहुत से स्केलर्स हों, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन, ये सारे बिलोंग कर रहे हों अल्फ़ा एन एफ को, और इसी तरह बहुत सारे वेक्टर्स हों और ये बिलोंग कर रहे हों वी को, तो इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 अल्फ़ा 3 v3 अल्फ़ा n vn, ये भी बिलोंग करेगा किसको, उस वेक्टर स्पेस v को, और इसको हम नाम देते हैं किसका, लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो फिर से देखें, एनी वेक्टर इन v ऑफ द फॉर्म, कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में हो। देखें, हमने पढ़ा था ना कि ये जब हमने ये देखा था कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो एक फंक्शन है। ठीक है, हमने पढ़ा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, एक फंक्शन है। और वो कैसा फंक्शन हमने अभी पढ़ा है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम, ये हमने पढ़ा f क्रॉस v यानी कि फील्ड और वेक्टर्स सेट ऑफ वेक्टर से, और ये हमारे पास एक वेक्टर बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये सारी मिलके हमें एक वेक्टर दे रही है, और वेक्टर किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। तो इसको, इस वेक्टर्स को हम नाम देते हैं किसका, लीनियर कॉम्बिनेशन का। होप सो आपको समझ आ गई होगी। वेक्टर्स लेंगे v से, स्केलर लेंगे f से, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एक का कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ लेते जाएंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो देखें ना, सम ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर। अल्फा वी, यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर था, तो एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जमा कर दें तो वो वेक्टर ही रहता है। तो इन सब का जो समेशन है, इन सब का जो मजमुआ है, वो भी एक वेक्टर आपके पास बन जाएगा, और इस वेक्टर को हम नाम देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन का। अब लेट एस बी a non-empty subset of a vector space V, the set of all linear combination of elements of S is called the linear span of S। अब S क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ S एंड इज डिनोटेड बाय
इस ये स्पैन ऑफ एस की सिंबल है। इफ एस इज इनफिनाइट टेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ वी। अब यहाँ पे लीनियर स्पैन को समझें, मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे इश्यूज होते हैं कि लीनियर स्पैन क्या भला है। तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपने एस लेना है कहाँ से, सबसेट लेना है वी का। एस जो है वो सबसेट क्या होना चाहिए, किसका, वी का होना चाहिए। एस इज अ सबसेट ऑफ वी, पहली बात। दूसरी बात, इस एस में क्या पड़े होते हैं, जितने भी वी के आप लेते हैं ना यहाँ से एलिमेंट इस एस के अंदर, उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वी आई। वो वी आई कुछ भी हो सकते हैं जो कि हमने वी से लिए थे। तो एस जो है वो एक ऐसा सेट है जो कि अपने अंदर कंटेन कर रहा होता है लीनियर कॉम्बिनेशंस को। लीनियर कॉम्बिनेशन किसके होते हैं, उन वेक्टर्स के होते हैं जो कि हमने वी से लिए होते हैं। तो इस तरह का जो नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम कहते हैं लीनियर स्पैन। जी, इसके बाद एक थ्योरम है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ। एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है, किस में, वेक्टर स्पेस वी के अंदर, फील्ड कौन सी है, एफ। देन span linear span of S is a subspace of V containing S and it is the smallest subspace। तो linear span जो है वो हमारे पास subspace भी होती है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और linear span S is said to be spanned by S and S is called the spanning set for linear span of S। देखें ये linear span है, ठीक है, और S जो है इसको spanning set कहा जाता है, spanning set कहा जाता है। अच्छा, क्रॉलरी है कि अगर एस और टी दो सबसेट हों वी के, ठीक है, एस इज अ सबसेट ऑफ, दोनों सबसेट हों वी के, और फिर एस जो है वो कंटेन हो टी में, यानी कि एस सबसेट हो टी में, यानी कि टी बड़ा सबसेट है वी का और एस जो है वो इस तरह छोटा है कि वो टी के अंदर कंटेन करता है। तो इफ एस इज अ सबसेट ऑफ टी देन लीनियर स्पैन ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है a vector space V is said to be finite dimensional if there is a finite subset S in V such that V is equal to linear span। अब finite dimensional vector space कौन सी होगी, finite dimensional, finite dimensional। देखें डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या होती है, जो कि मिलके वेक्टर स्पेस बनाती है। तो उस बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डायमेंशन कहते हैं, उनके नंबर्स को डायमेंशन कहते हैं। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब है कि वो नंबरिंग जो है वो फाइनाइट है। तो एक वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल उस वक्त कहा जाता है कि जब वो एस जो है वो फाइनाइट हो। एस क्या हो, फाइनाइट हो। एस जो है वो जो एक्सपेंडिंग सेट है वो अगर फाइनाइट हो तो वी को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। अब इसी तरह अगर आपका v जो है वो आर क्यूब के इक्वल है, यानी कि यूक्लिडियन स्पेस है आर क्यूब, तो s जो है सबसेट ऑफ वेक्टर्स है। ये स्टैंडर्ड बेसिस जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर आप लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं, यानी कि ये इसको जब कोई भी स्केलर आप लेंगे, 3 स्केलर आपने लिए r से, ठीक है, और ये आपके पास हैं क्या, वेक्टर्स हैं। a1 a2 a3 को जब आप e1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ a1 e1 आएगा, क्योंकि a2 और a3 0 हो जाएंगे इसके साथ। सिमिलरली यहाँ पे a1 0 हो जाएगा तो a2 आ जाएगा और e2 आ जाएगा, और इसी तरह जो है ये भी 0 हो जाएंगे तो a3 e3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि एस के अंदर अब किस तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे, वो इस तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 e1 a2 e2 और a3 e3। तो इसमें a1 को इनसे मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, a1 a2 a3 आ गया। सो ये यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो है ना ये फाइनाइट डायमेंशनल है। जाहिर सी बात है ये हमें नज़र भी आ रहा है, ये आर क्यूब है और इसकी डायमेंशन जो है वो 3 है, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। राइट द वेक्टर्स v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 v3, ठीक है। इस v को हमने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। जाहिर सी बात है हमें वेक्टर्स दिए गए हैं v1 v2 v3, लेकिन स्केलर्स का हमें नहीं पता, तो स्केलर्स हम खुद सेलेक्ट करते हैं a2 a3 a1 a2 a3,
ये हमने स्केलर ले लिए। अब v को इसकी फॉर्म में लिखना है तो इधर v आ गया, इधर लीनियर कम्बिनेशन आ गया। v1 - 2 5 है, लिख दिया। a1 हमें नहीं पता, v1 पता है, v2 पता है और v3 पता है। तो ये एक किस्म का इसको जब सॉल्व करके कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास 3 अननोन आ गए हैं, 3 इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से आप a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जब वापस हम रिप्लेस करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड इक्वेशंस डिफाइनिंग द सबस्पेस W ऑफ R क्यूब स्पैन्ड बाय द वेक्टर 2 3 4। अब वेक्टर दिया गया है आपको 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर वेक्टर v जो है W का वो लीनियर कम्बिनेशन होगा किसका, 2 3 4 का। क्योंकि ये क्या है, स्पैन्ड का लफ्ज आया है। तो स्पेनिंग सेट के अंदर हमने देखा था कि सारे लीनियर कम्बिनेशन है। तो अब कहा यह गया है कि वो स्पेनिंग सेट बन रहा है किससे, वेक्टर्स 2 3 4 से। तो इसका मतलब है कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लीनियर कम्बिनेशन होंगे। किसके लीनियर कम्बिनेशन होंगे, इसके लीनियर कम्बिनेशन होंगे 2 3 4 के। तो लीनियर कम्बिनेशन के लिए हमने इसे t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो x, y और z की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे विच आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू 0 0 0। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस एक थर्ड पार्टी समझ लें कि एक वेरिएबल उसमें हम इंसर्ट करते होते हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो कि इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल a cos t y इज इक्वल टू b sin t, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती थी सर्कल की, बहरहाल ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसकी, लीनियर स्ट्रेट लाइन की हैं थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब द स्ट्रेट लाइन इज द सबस्पेस W स्पैन्ड बाय 2 3 4। अब उसने क्या कहा कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो सबस्पेस है W की, जो किससे बनी है, 2 3 4 से बनी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, फाइंड एन इक्वेशन डिफाइनिंग द सबस्पेस W ऑफ R क्यूब स्पैन्ड बाय, 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x y z फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, a b c हमने फील्ड के एलिमेंट ले लिए, इनका लीनियर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जी की हमें वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो भाई करते कराते आपके पास ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। इस तरह एग्जांपल 15 है, ठीक है। चलें ये आप देख लीजिएगा। और एक और एग्जांपल भी है, ये कहा गया है कि आप शो करें कि ये सब स्पेस नहीं है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। द पॉइंट 1 0 0 बिलोंग्स टू S। क्यों कर रहा है भाई बिलोंग्स टू S, ये बड़ा अहम सवाल है। R क्यूब की वजह से, किसकी वजह से, R क्यूब की वजह से, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड जो बेसिस हमने पढ़ी थी कि जो वेक्टर्स होते हैं जिनसे स्पैनिंग होती है वो हमने पढ़े थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम चेक करते हैं। तो अगर 3 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 0 0 बन जाता है। फिर यहाँ पे y नहीं बनता तो ये S से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि ये सब स्पेस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस एंड बेसिस। लीनियर डिपेंडेंस, इसमें हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब let V be a vector space over a field F, the vectors are said to be linearly dependent over F if, अगर इनका लीनियर कम्बिनेशन 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। लीनियर कम्बिनेशन 0 के इक्वल आ जाए और कंडीशन आपने याद रखनी है, नॉट ऑल AI आर 0, यानी कि ये जो A1 A2 अप टू AM पड़ा है ये सारे के सारे 0 नहीं हो सकते, यानी कि एटलीस्ट 1 जो है इनमें नॉन 0 होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इनमें से कम एक है जो नॉन ज़ीरो हो तो, और कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे का पूरा 0 के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर आपके पास ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल हो और उसके सारे स्केलर भी 0 हों तो फिर ऐसे वेक्टर्स को हम क्या किस नाम से जानते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट से, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर F। कंडीशन क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी 0 है और इसमें जितने भी AIs हैं यानी कि जितने भी स्केलर्स हैं वो भी सारे क्या हैं, 0 हैं। अगर तो स्केलर्स आप याद रखिएगा डिपेंडेंट के केस में ऑल AI नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ 0 हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक
भी हो तब भी हम इसे डिपेंडेंट कहते हैं। और अगर ऑल ए आई जो है वो ज़ीरो हो जाए तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये आपने बड़ा अच्छा एमसीक्यू है कि जो फाई है वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ओके अच्छा, इसमें वो कहता है इट मे बी नोटेड दैट इफ वन ऑफ द वेक्टर्स, इन सब में से, ठीक है, अ, एक वेक्टर जो है अगर वो आपके पास नॉन जीरो होता है तो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल है, शो दैट द वेक्टर्स बिलोंगिंग टू आर क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो हमने बेसिस पढ़ी थी, और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ वर्ड बेसिस का, और बेसिस हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये चूंकि बेसिस हैं किसकी, आर क्यूब की, इसलिए ये क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे शो भी किया गया और इसको भी वो कहता है कि आप शो करें कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं आर पे। अच्छा ओके हाँ, ये बड़ा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, इस थ्योरम को आपने बड़ा गौर से देखना है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड एस बी अ सेट ऑफ एम इन वेक्टर्स वी, एस उसका जो है ना वो कोई सबसेट है, एस लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर इसमें कम से कम एक वेक्टर्स भी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको दूसरे वेक्टर्स तमाम के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, यानी कि वी के को आप लिख सकते हैं अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, अल्फा थ्री वी थ्री, अप टू सो ऑन अल्फा एन, अल्फा एम वी एम, ठीक है, ये वी एम। तो ये वी के कहाँ से होगा भाई, इस एस से होगा, ये भी आपने याद रखना है। वी में तो होगा ही होगा चूंकि एस उसका सबसेट है, लेकिन पर्टिकुलरली हमने एस से लेना है। कोई भी वेक्टर अगर उसे दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके तो वहाँ पे हम एस को क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। और इसी तरह बिल्कुल मिलती जुलती उससे अगली डेफिनेशन भी है सेम, उसमें वी वन लिया गया है, ठीक है, वी वन नॉन ज़ीरो हो तो वो कहता है कि और वेक्टर वी के होगा जिसको उसके पिछले तमाम की फॉर्म में, प्रीसीडिंग वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। प्रीसीडिंग वेक्टर्स का क्या मतलब है कि जो उससे पिछले वेक्टर जितने भी, आपको पता है ना, वी वन वी टू वी के एन माइनस वन, और इसमें नेक्स्ट आना था वी के, तो वी के को अगर उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि उनके जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाए जो कि वी के इक्वल हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी कि जहाँ पे आपको कहा जाए कि हम किसी भी वेक्टर्स को उसके स्केलर मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकें या उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, वो होगा आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिस, हमारे पास क्या होता है, अफानाइट सेट बी, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस वी। वेक्टर स्पेस वी से ही हम एक फाइनाइट सेट लेते हैं बी, ठीक है, और फील्ड तो वही होती है जो कि वी की होती है। तो उस बी सेट को हम बेसिस कब बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बी के अंदर जो वेक्टर्स हों वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और दूसरी बात कि वो जो स्पैनिंग सेट है बी वो वी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स पड़े हैं, ठीक है, उनके जब लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो वो सारे मिलके आपके पास वेक्टर स्पेस वी बनाए, ठीक है। दूसरे अल्फाज में अगर इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो बेसिस जो है वी के लिए वो क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट होती है। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होती है और स्पैनिंग सेट भी होती है किसका, वी का। अब ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं आर क्यूब की, ठीक है, ये हमने देखा। इसी तरह अगर 2x2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, याद दिला दूं, अगर एक का ट्रांसपोज एक इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक होता है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हों, ठीक है, तो उनकी ये बेसिस दी गई हैं E1 E2 E3, ठीक है, यानी पहले यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे हैं और फिर यहाँ पे, ठीक है, ये आइडेंटिटी टाइप है, ठीक है। अच्छा, एनी
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन्स अ बेसिस। कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो उसके अंदर बेसिस मौजूद होगी। अब उसके बाद आ जाता है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ये मैंने आपको पहले बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस ऑफ वी। बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो आपके पास क्या होता है, डायमेंशन होता है। उसको क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब वी जो है वो जीरो वेक्टर स्पेस हो तो उसकी डायमेंशन भी जीरो होगी। ठीक है, अगर उसकी बेसिस में 4 एलिमेंट पड़े हैं तो उसकी डायमेंशन 4 होगी, अगर 10 हैं तो उसकी डायमेंशन 10 होगी। अच्छा, थ्योरम है, ऑल बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब कोई एक वेक्टर स्पेस है ना, फाइनाइट डायमेंशनल अगर वेक्टर स्पेस है, उसकी जितनी बेसिस भी बना लें आप, उन सब की जो डायमेंशन होगी उस वेक्टर स्पेस की वो सेम रहेगी। यानी कि उन बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम हैं। और ये बेसिस में आप ये ना सोचेंगे पहले तो आई था बेसिस में, यहाँ पे ई है, तो ये क्या है, प्लूरल को डिनोट करा है, वो सिंगुलर के लिए। अब वो कहता है इसकी डायमेंशन फाइंड करें, तो डायमेंशन यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये ए बी सी स्केलर्स हैं, तो ये क्या है, इसकी डायमेंशन है। यानी कि आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, आपको गिवन था a प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से d की वैल्यू आपने माइनस ए ले ली, यानी कि d को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस ए से। ठीक है, तो ये वेक्टर आपके पास बन गया, फिर इसको हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। अगर v वेक्टर स्पेस है कि उसकी डायमेंशन n के इक्वल है, ठीक है, यानी कि फाइनाइट है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स is a basis for v if and only if each vector in v is uniquely expressed as a linear combinations of other। ठीक है, अब सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो बेसिस कब होंगे, जब उन्हें क्या किया जाए, हर एक को यूनिकली एक्सप्रेस किया जाए बाकी की फॉर्म में, बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एस जो है वी वन वी टू वी एन बी अ बेसिस फॉर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v over a field f then every set with more than n vectors is linearly लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये बड़ा एमसीक्यूज है, ये पूछा जाता है कि वो कहता है कि इस तरह पूछा जाता है कि आपकी जो बेसिस में है ना वो n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास डायमेंशन v की जो है वो n है। इफ s हैज n प्लस 1 एलिमेंट्स देन इट विल बी। अब यहाँ से पूछा जाता है कि अगर डायमेंशन में तो है भाई n एलिमेंट्स, लेकिन अगर हम कहें कि s के अंदर n नहीं है, n प्लस 1 एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक का खुद से इजाफा कर दें, ठीक है, तो वो जो सेट बनेगा वो फिर क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। पहले ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब इसमें एक इजाफा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। होप्स आपको समझ आ गई होगी। इसको जब बढ़ाते हैं तो फिर ये वो नहीं रहता, इंडिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि डिपेंडेंट बन जाता है। इसी तरह, अच्छा, ये तो वही है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वो बेसिस बनाते हैं, हम डिस्कस काफ़ी मरतबा कर चुके हैं। एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी कैन बी एक्सटेंडेड टू बेसिस फॉर वी। तो वही बात है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे तो उनको बेसिस बनाया जा सकता है। इफ डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी, देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। क्योंकि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है, तो सब स्पेस की डायमेंशन कम होगी स्पेस की निस्बत, और अगर ये इक्वल आ जाए, इनकी डायमेंशन इक्वल आ जाए, यानी कि इनकी बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम आ जाए, तो फिर ये दोनों क्या होंगी, दोनों स्पेसेस इक्वल होंगी। इसी तरह अगर W1 और W2 जो है वो सब स्पेसेस हों वेक्टर स्पेस V की, और V आपके पास क्या हो, W1 प्लस W2, ये W1 और W2 जो है सब स्पेसेस हैं, और इसको हमने किसका नाम दिया था, डायरेक्ट सम का, आपको याद होगा डायरेक्ट सम का। इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज, देखें वो ये हमने वहाँ पे यही चीज़ पढ़ी थी, V इज इक्वल टू, चलें इसी की फॉर्म में लिख देता हूँ, सच एज W1 जो है
वो इस कैपिटल, और W2 जो है ये स्मॉल, ये भी इस कैपिटल को डिनोट करता है। यानी कि इनको, इनमें से एक एलिमेंट इनमें उनको ऐड करते जाना है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट सम बनता जाएगा। इसी तरह U और V जो है वो दो सबस्पेसेस हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V की। तो डी डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर इफ U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल है तो फिर डायमेंशन U और V की क्या होगी, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W। तो ये भी फार्मूला जो है ये बड़ा बहुत बार पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रो एंड कॉलम स्पेसेस। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स आप लेते हैं m क्रॉस n का, तो उनके रो वेक्टर्स, इस तरह की जो रोज होती हैं उनको रो वेक्टर्स कहा जाता है, और इस तरह जो कॉलम्स होते हैं उनको कॉलम वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब एक ऐसी सबस्पेस जो कि कॉलम वेक्टर्स मिलके बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, और एक ऐसी सबस्पेस जिसे रो वेक्टर्स मिलके बनाते हैं उनको हम कहते हैं रो स्पेस। ठीक है, और डायमेंशन जो रो स्पेस की होती है वो रो रैंक होता है, और डायमेंशन जो होती है कॉलम स्पेस की वो कॉलम रैंक होता है। ओके, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव द सेम रो स्पेस। रो इक्विवेलेंट यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हों, तो इक्वल भी हों और इक्विवेलेंट भी हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनकी जो रो स्पेस है वो दोनों की सेम होती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक मैपिंग है, एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि मैप करता है सेट U को V पे। ठीक है, अब इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लीनियर कब कहेंगे, इसको लीनियर तब कहेंगे कि अगर आप उस फंक्शन को अप्लाई करते हैं U1 प्लस U2, यानी कि U ये डोमेन में से एलिमेंट्स हैं, तो TU1 प्लस TU2 के इक्वल आ जाएं। सिमिलरली T ऑफ अल्फा U इज इक्वल टू अल्फा ऑफ TU, U आपके पास वेक्टर है, अल्फा आपके फील्ड से लिया गया है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसे फंक्शन को, ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। In other words, TU to V is a linear if it preserves the two operations of the vector space, namely vector addition and scalar multiplication। तो ऑपरेशन प्रिजर्व करने का क्या मतलब है कि इधर भी अगर हमने प्लस किया, इधर भी प्लस किया, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए दो कंडीशंस हैं। अब U और V जो है वो दो वेक्टर स्पेसेस हैं सेम फील्ड F के ऊपर। S जो है U to V है और T जो है ये भी U to V है। तो इनका जो सम है, ठीक है, S प्लस T, या इसका स्केलर सम, या इसका अगर आप इसको अगर देखें तो ये तो वेक्टर स्पेसेस के आपसे एक्सियम्स डिस्कस किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि S प्लस T और अल्फा एस जो है ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज़ें डिस्कस हम करते हैं, T ऑफ U प्लस T ऑफ V, और T ऑफ अल्फा U इज इक्वल टू अल्फा T ऑफ U। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल स्पेस की, या जिसे हम कर्नल ऑफ टी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे एन टी से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कि जिसमें यू के अंदर वो तमाम वेक्टर्स हों जिनकी हम मैपिंग लें तो वी में वो मैप कर रहे हों किसको, जीरो वेक्टर्स को। ठीक है, यानी कि ये आपके पास यू है और ये आपके पास वी है। ठीक है, इधर एक पड़ा है जीरो वेक्टर। ठीक है, इधर है फर्ज करें ABC। ठीक है, तो अब जो नल स्पेस होगी वो उन तमाम वेक्टर्स का मजमुआ होगी जो इस अपनी जो मैप कर रहे हो किस पे, जीरो पे। यानी कि T ऑफ A भी जीरो, T ऑफ B भी जीरो, T ऑफ C भी जीरो। तो अगर मुझे नल स्पेस लिखनी पड़ जाए तो वो मेरे पास क्या होगी, ABC। यानी कि वो तमाम वेक्टर्स जो कि मैप कर रहे हों जीरो वेक्टर पे V के अंदर, तो उन तमाम वेक्टर्स का जो सेट है उसे कहा जाता है नल स्पेस ऑफ T। अच्छा, इसमें ये तो हो गई नल स्पेस की डेफिनेशन। उसके बाद रेंज ऑफ T, या जैसे हम R ऑफ T, क्या तो रेंज से आप बाखूबी वाकिफ हैं कि
एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है। तो डोमेन जब फंक्शन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आउटपुट आता है उसे रेंज कहते हैं। तो रेंज जो है वो उन तमाम वेक्टर्स पे मुश्तमिल होगी कि यू से कोई डोमेन ली जाए और उनके ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो जो उनका आउटपुट आता है सेट ऑफ वेक्टर्स का, उनको जब इकट्ठा किया जाए तो वो बन जाएगा रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी कि आउटपुट में जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं उन सब की कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। अच्छा, इसमें दो हैं कि रेंज ऑफ टी ये भी सब स्पेस होती है वी की, और नल स्पेस ऑफ टी जो है यू की होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये एलिमेंट हमने कहाँ से लिए, यू से लिए थे। तो ये नल स्पेस जो है ए बी सी पे आ गए, और ए बी सी जो है ये हमने कहाँ से लिए थे, यू पे। और आर टी जो है हमेशा वो वी से होते हैं, तो आर टी सब स्पेस होगी वी की, और नल स्पेस जो है वो सब स्पेस होगी यू की। प्रूफ दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 होगी। ठीक है, ये तो 1 to 1 की डेफिनेशन है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे, और अगर ये इक्वल हैं तो फिर ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दो जो है ना, ये डेफिनेशन है किसकी, 1 to 1 की। और इस तरह रेंज ऑफ टी अगर दूसरे सेट के इक्वल आ जाए तो इसे हम ऑन टू कहते हैं, सरजेक्टिव कहते हैं। अगर ये दोनों हो जाएं तो फिर हम इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। और एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बाइजेक्टिव हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपने याद रखना है। A linear transformation is 1 to 1 if and only if, हाँ, अगर नल स्पेस जीरो वेक्टर के इक्वल है यानी कि एम्प्टी है तो फिर आपके पास वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 होगी। और 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये असल चीज़ है। ये वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एक 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व करती है बेसिस और डायमेंशन को। क्या मतलब है कि उसमें जो बेसिस है वो भी सेम रहती है और डायमेंशन भी सेम रहती है। रैंक नलिटी थ्योरम ये भी आपको आना चाहिए। डायमेंशन ऑफ एन टी, डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू एन, और ये एन आपके पास क्या है, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये डायमेंशन को डिनोट कर रहा है, यानी कि डायमेंशन जो नल स्पेस की और डायमेंशन जो रेंज की है, तो इन दोनों को ऐड किया जाए टोटल डायमेंशन के इक्वल आएंगे। तो ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिनोट किया गया है v क्रॉस v से f पे होता है, यानी कि ये अब आपको क्या देता है, स्केलर देता है। ये याद रखना है। वेक्टर स्पेस हमें क्या देते हैं, वेक्टर, और इनर प्रोडक्ट क्या दे रही है, स्केलर। इसकी भी प्रॉपर्टी हैं और ये बड़ी सबसे अहम है, कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी। ये पूछी जाती है, मेरा पिछले दिनों एक टेस्ट था तो उसमें यहाँ ये भी पूछी गई थी, ठीक है। तो अगर v आपके पास रियल वेक्टर स्पेस है तो फिर x y और y x इक्वल होते हैं। अगर ये कम्प्लेक्स से आप ले रहे हैं, यानी कि फील्ड जो है अगर आपकी कॉम्प्लेक्स है तो फिर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होगी, ठीक है। और ये उसके एक्सियम्स हैं। बाकी पॉजिटिव डेफिनेट्स मतलब है दोनों का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। और अच्छा, ये आप जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना, ये बेसिकली इसको जब हम लेते हैं ना, ये डॉट प्रोडक्ट के सेंस में ली जाती है, चूँकि इसमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज करते हैं। अच्छा, वेक्टर स्पेस आर एन इक्विप्ड विद इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। देखिए अब उसमें चूँकि आर एन है तो इसका मतलब है कि इसमें एन वेक्टर्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एन डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है यूक्लिडियन स्पेस की एक एग्जांपल्स है, उसमें इनर प्रोडक्ट लिखी गई है। तो अगर यूक्लिडियन स्पेस की बात की जाए तो उसमें इनर प्रोडक्ट कैसे आपने लेनी है, यानी कि इससे क्या मुराद है, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 अप टू xn yn, ठीक है। ये इस तरह आपने इसकी इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी। अगर कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो तो उसकी इनर प्रोडक्ट के लिए क्या है, दूसरे नंबर का आपने कॉन्जुगेट लेते जाना है, यानी कि x1 y1 कॉन्जुगेट, x2 y2 कॉन्जुगेट, xn yn कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर ये क्या हो, वेक्टर स्पेस हो कम्प्लेक्स। और अगर ये जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन की एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हो आपके पास, तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, एफ जी को उसको मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करना है ए टू बी क्या है, वो इंटरवल आपको दिया गया होगा। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस किसकी है, कंटिन्यूअस फंक्शंस की है। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स की कैसे है, इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है, दो पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
इनको मल्टीप्लाई करके -1 to 1 आपने इंटीग्रेट करना है। और L2 की जो है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसमें भी वही कम्प्लेक्स वाला काम ही करना है आपने। नॉर्म लेंथ क्या होती है? नॉर्म स्पेस जो आपने पढ़ी होगी, तो नॉर्म जो है वो लेंथ को डिनोट कर रही होती है कि अगर एक्स की आपने नॉर्म फाइंड करनी है तो एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो नॉर्म स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मीट्रिक स्पेस की तरह ये पहली प्रॉपर्टी है। वहाँ पे चूँकि दो एलिमेंट्स होते थे, यहाँ पे अगर x की नाम 0 है तो इट मीन्स कि x 0 है। अल्फ़ा x अल्फ़ा आपके पास कोई स्केलर है तो उसको आप नाम स्पेस से बाहर ले सकते हैं, लेकिन बाहर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी है। और इसी तरह ये है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये 4 जो हैं ये किसकी क्वालिटीज़ हैं? नॉर्म स्पेस की। जिस तरह मीट्रिक स्पेस होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, इसी तरह ये क्या है? नॉर्म स्पेस है। अच्छा, काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। तो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है ये एक प्रोडक्ट एक्स वाई की अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो लेस देन होती है एक्स नाम और वाई नाम से। ये क्या है? काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। और वो जो मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी होती है उसमें प्लस होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का जब वर्ड्स आए तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलरिटी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक एंगल बताया गया कि एंगल आपने कैसे फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जो है ना वो पढ़ रहे थे ना, आपने पढ़ा होगा A.B इज इक्वल टू AB cos थीटा। अगर यहाँ से मैं cos थीटा फाइंड करूँ तो वो आ जाएगा A.B ओवर AB या A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो डॉट प्रोडक्ट की तरह है, तो सिमिलरली यहाँ पे वही फार्मूला है, उसी जैसा ही आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है, और ये इधर एब्सोल्यूट वैल्यू है वेक्टर्स की, यहाँ पे हमने उसकी नाम स्पेस ली हुई है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं? उनका आप प्रोडक्ट लें और 0 आ जाए। सिमिलरली बार बार बताने का यही मकसद है कि आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर लें ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएँ। A.B का जो डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता था? जब आपके पास थीटा 90 होता था। तो यहाँ पे भी वही है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट या उनका यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हम कहेंगे वो 0 होगा। इस केस में हमें पता है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ करते थे। तो ये आपको एक रेलिवेंस इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको याद रह जाएँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो लाइक आपके पास है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि ऑर्थोगोनैलिटी सिमेट्रिक है, यानी कि u अगर ऑर्थोगोनल है v के तो v ऑर्थोगोनल होगा u के। और इसी तरह 0 वेक्टर जो है वो सबके ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि 0 को जिससे भी आप जो है उसका इनर प्रोडक्ट लेंगे, आंसर आपके पास 0 वेक्टर्स ही आएगा। और इसी तरह अगर एक वेक्टर u ऑर्थोगोनल है हर वेक्टर पे तो इसका मतलब है कि u फिर 0 है। ये उसी से ही बनाया गया है। ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये अल्फ़ा यू 0 है तो इसका मतलब है अल्फ़ा यू ऑर्थोगोनल है v के। ये ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर w आपका कोई सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑफ w, जिसको हम w ऑर्थोगोनल से डिनोट करते हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें v आपने लेना है v से और w लेना है w से। इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। यानी कि W है सबसेट इनर प्रोडक्ट का v का, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट में आपके पास वो तमाम एलिमेंट v के शामिल होंगे जिनका उस W के तमाम एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो? 0। यानी कि इस W कम्प्लीमेंट में, ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट में किसके एलिमेंट्स शामिल होंगे? इस कैपिटल V के। कौन से एलिमेंट शामिल होंगे? ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका इनर प्रोडक्ट इस W के एलिमेंट्स के साथ 0 हो। या इस तरह में हम आसान ज़बान में कहें कि इस ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट W में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे V के जो कि ऑर्थोगोनल होंगे इस W के एलिमेंट्स के, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और बात भी है कि ये W कम्प्लीमेंट जो है ये सब स्पेस होती है V के। इसमें एलिमेंट्स सारे V के भी शामिल होते हैं ना, हमने पढ़ा है ना, इसमें एलिमेंट्स किसके शामिल होते हैं? V के। तो ये क्या होगी? सब स्पेस भी होगी। और ये सिस्टम ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम जो है, अगर u आए u j i इज़ नॉट इक्वल टू ये, यानी कि जो डिफरेंट हैं उनका अगर इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे
तो इनको कहा जाएगा ऑर्थोगोनल सिस्टम। उसके बाद है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऐसे तमाम वेक्टर्स पाए जाते हैं। ये एस जो है वो एक सिस्टम या सेट को डिनोट कर रहा है, और यू आई जो है ये एक सेट है, U1 U2 अप टू सो ऑन। इनको हम जो है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम उस वक्त कहेंगे कि जब इन तमाम वेक्टर्स की नाम क्या हो, वो वन हो, यानी कि एस एस ये जो है वन हो, या फिर इसको हम एस नाम लिखते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो, वन के इक्वल हो। तो फिर इसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं क्रॉनिकल डेल्टा को। क्रॉनिकल डेल्टा में क्या होता है कि ये एक टू रैंक टेंसर है। अगर आई और जे इक्वल हैं तो ये वन के इक्वल होगा, और ये इक्वल नहीं है तो ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। स्टैंडर्ड बेसिस जो है आर की, ये हमने कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाती हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस का। रिमार्क्स, एवरी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये काम की बात है जो आपने याद रखनी, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका ट्रांसपोज लिया जाए और उनका इन्वर्स जो है वो इक्वल हो। ये है ना, कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज और इसका इन्वर्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो उनको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसी तरह फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो जो रोज ऑफ ए हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगी, और जो कॉलम हैं वो भी क्या बनाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते थे, ए माइनस लैम्डा आई करते थे, ठीक है। तो उसको हम इक्वल टू जीरो करके वहाँ से हम करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते थे, वहाँ से हम लैम्डास की वैल्यू फाइंड करते थे। वो जो वैल्यू होती थी उनको हम कहते थे कि ये क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे भी सारा वही चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे ए वी इज इक्वल टू लैम्डा बी। लेट ए बी आ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर। A scalar lambda is called an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector V such that। अब अगर एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर आपको V मिल जाता है कि A को V से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक लैम्डा वैल्यूज़ मिल जाती हैं और V वेक्टर अलहदा से आ जाता है। तो इसको हम नाम देंगे किसका, लैम्डा जो है ये क्या होगा, आइगन वैल्यूज़ होंगी, और ये V जो है ये आइगन वेक्टर होगा। बात समझें, ए भी कोई वेक्टर है, सॉरी मैट्रिक्स है, ठीक है, और V जो है ये क्या है, एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है। ये कॉलम वेक्टर भी हो सकता है, रो वेक्टर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरह लैम्डा V की फॉर्म में आंसर आ जाता है। तो लैम्डा जो है ये आइगन वैल्यूज़ हैं, और V जो है ये क्या है, आइगन वेक्टर्स है। अब यहाँ पे ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। अगर इस V को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको उधर ले जाएं, V कॉमन ले लें। तो चूँकि हमारे पास पता है V जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब है ए माइनस लैम्डा आई जीरो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से ए माइनस लैम्डा आई जो है वो जीरो के इक्वल होगा, उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आप ले लें, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे इसके जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वैल्यूज़ आएंगी उनको क्या कहेंगे, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहेंगे ए का, और उसके जो रूट्स हैं यानी कि जो उसकी हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे लैम्डा की वहाँ से, उनको हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज़ कहेंगे। और आइगन वैल्यूज़ जो हैं corresponding to distinct eigenvalues of a eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of matrix are linearly independent। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसी तरह अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो फिर ये किसके इक्वल होगी, इसका मॉड जो है वो वन के इक्वल होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू वन के इक्वल होगी अगर मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। इसी तरह एनी टू आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो ऑर्थोगोनल होंगे। यानी कि दो आइगन वेक्टर्स अगर जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू से मिलकर बनाए गए हैं तो वो दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स की। तो सिमिलर मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स ए को बी के सिमिलर तब कहा जाता है जब हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा हो कि हम बी को लिख सकें पी इनवर्स ए पी, ठीक है। अगर इस तरह लिख सकते हैं पी को, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर हम कहेंगे ए और बी क्या है, वो सिमिलर हैं। तो आइगन वेक्टर्स जो हैं वैल्यूज़ ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि अगर उसका ट्रांसपोज ए की इक्वल आ जाए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारी रियल्स होती हैं। और ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी,
matrix A is said to be orthogonally similar to B if there exists an orthogonal matrix B such that. अब यहाँ पे कोई ख़ास चेंज नहीं है ऑर्थो सिमिलर और ऑर्थोगनली सिमिलर में, यहाँ पे इन्वर्स है और यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज है. An n cross n real matrix A is orthogonally similar to the diagonal matrix if and only if A is symmetric. ठीक है, एक n क्रॉस n का जो रियल मैट्रिक्स है उसे ऑर्थोगोनली सिमिलर कब कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के, अगर ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है. तो ये चीज़ हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं. आइगन वेक्टर्स ऑफ सिमिलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल्स, तो ये भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, उसके बाद आ जाता है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइजेबल कब कहा जाता है, जब वो सिमिलर हो डायगोनल मैट्रिक्स के. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के क्या हो, सिमिलर. तो सिमिलर के लिए हमने पढ़ी है अभी कंडीशन कि B इज इक्वल टू P इनवर्स AP. ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स लिया है तो इसलिए इसको P इनवर्स ऑफ AP लिख दिया. ठीक है, D डायगोनल को डिनोट कर रहा है. तो द मैट्रिक्स B is said to be diagonalize the matrix A. अच्छा, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन क्या है, तो इसमें जिस तरह वो हमने ऑर्थोगोनल वो पढ़ा था कि इसका इन्वर्स P इन्वर्स ऑफ AP या इसका ट्रांसपोज, या अगर D के इक्वल आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन है. चलें, आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ